सोलापुर नाम के गांव में एक हरिया नाम का आदमी रहा करता था। उसकी चाय की दुकान थी। हरिया की पत्नी शीला घर के सारे काम किया करती थी। शीला को जानवी नाम की एक लड़की थी। वो बहुत होशियार थी। वह अपने घर बहुत खुश थी। एक दिन शीला बाजार जाने लगी तभी, जानवी, मैं बाजार जाकर आती हूँ, तुम घर पर ही रहना। हाँ माँ, मैं घर पर ही रहूंगी। मुझे बाजार में थोड़ा सा काम है, तो तुम खाना खा लेना। ठीक है माँ, मैं खाना खा लूंगी। ठीक है मेरी बच्ची। ऐसा कहकर शीला बाजार जाने के लिए निकल जाती है। बाजार में जाते ही शीला का एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक के सामने आने की वजह से सर के ऊपर शीला को गहरी चोट आई थी। शीला की वही मौत हो जाती है। ये देख वहाँ खड़े सभी लोग दुखी हो जाते हैं। ये बात हरिया को पता चलती है। हरिया भागते हुए वहाँ आता है और अपनी पत्नी शीला को वहाँ मूर्छित पड़ा देख, क्या हुआ है इसे? ये बोल क्यों नहीं रही? उठो शीला, उठो। हरिया शीला को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। पड़ोसी और बाकी के लोग हरिया को सहानुभूति दिलाते हैं और शीला का अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये देख जानवी को कुछ समझ नहीं आता। जानवी अपने पिताजी से, पिताजी, मेरी माँ कहाँ चली गई? मुझे उसकी बहुत याद आती है। हरिया फूट फूट के रोते हुए अपनी बेटी जानवी से, अब तुम्हारी माँ कभी भी वापस नहीं आएगी बेटी। तुम्हारी माँ भगवान के पास चली गई। हरिया जानवी को गले लगा लेता है। जानवी भी चुपचाप बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जानवी हर रोज अपनी माँ की याद किया करती थी। ये देख हरिया बहुत उदास हो जाता था। जानवी को अपनी माँ की याद ना आए और वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताए, इसीलिए हरिया दूसरी शादी कर लेता है। हरिया के दूसरे पत्नी का नाम सुमति था। उसे भी एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। वो बहुत ही घमंडी थी। वो हमेशा अपने मन के किया करती थी। सुमति सौतेली माँ होने के बावजूद दोनों बच्चों को एक जैसा प्यार किया करती थी। जानवी और राधा में कोई भी भेदभाव नहीं करती थी। एक दिन हरिया सुमति से, सुमति, कल हमें जल्द ही मंदिर में जाना है। कल मंदिर में भव्य पूजा का आयोजन किया है। ठीक है जी, मैं सुबह जल्दी ही तैयारी करके रखूंगी। और हाँ, जानवी और राधा को भी साथ में ले लेना। सभी साथ में ही चलेंगे। जी। ऐसा कहकर हरिया काम करने के लिए चला जाता है। आज सुमति राधा को घर की साफ सफाई का काम बताती है और जानवी को बाजार जाकर कुछ सामान लाने के लिए कहती है। ये देख राधा मन में, इस जानवी की बच्ची को माँ भी ना बाहर के काम बताती है और मुझे घर के। आने दो इसे, अच्छे से मजा चकाऊंगी। ऐसा कहकर राधा घर की साफ सफाई करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद जानवी बाजार से सामान लेकर आती है। सुमति ने जो कुछ भी सामान जानवी को लाने के लिए कहा था, वो वैसे ही सामान लेकर आई थी। ये देख सुमति जानवी पर बहुत खुश हो जाती है और उसका बहुत लाड़ प्यार करती है। अगले दिन हरिया, सुमति और बच्चियां जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और मंदिर जाने के लिए निकलती है। चलो सुमति, और कितनी देर है? चलिए, हो गया। प्रसाद ले रही थी थोड़ा सा। घर के सभी सदस्य अब मंदिर की ओर चले जाते हैं। मंदिर में आज भव्य पूजा का आयोजन किया गया था। हरिया और सुमति अपने बच्चियों के साथ सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे, तभी राधा भीड़ का फायदा उठाकर अपना पैर जानवी के पैर को लगाती है और उसे गिरा देती है। जानवी जोर से मंदिर की सीढ़ियों पर गिर जाती है और उसके पैर को चोट आ जाती है। जानवी जोर जोर से रोने लगती है। राधा मन ही मन, बहुत ज्यादा उछल रही थी, अब देखो कैसा हाल किया। मैंने ऐसा क्या किया है राधा कि तुम मुझसे ऐसा बर्ताव कर रही हो? तू इस घर में सिर्फ नौकरानी है। मैंने बताए हुए काम किया कर, समझे? ये सुन जानवी को बड़ा दुख हुआ। वो चुपचाप मंदिर में चली जाती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक राधा को क्या हो गया। दिन ब दिन राधा की ईर्ष्या बढ़ रही थी। एक दिन जानवी घर को पोछा लगा रही थी। सुमति कुछ काम से बाहर गई हुई थी। ये देख राधा किचन में जाकर थोड़ा सा तेल लेकर आती है और नीचे फर्श पर गिरा देती है। जानवी फर्श साफ करते करते वहां आ जाती है। उसका पैर तेल पर से फिसल जाता है और जानवी नीचे गिर जाती है। जानवी के सर को चोट आती है। ये देख राधा जानवी से, अरे रे जानवी, नीचे देखकर काम किया करो, इधर उधर देखकर काम मत किया करो। मैं तो फर्श साफ कर रही थी राधा, मेरा पैर कैसे फिसल गया मुझे पता ही नहीं चला। अब जल्दी जल्दी काम कर लो,
वरना दूसरे काम करने में देरी हो जाएगी। हाँ राधा, अभी करती हूँ। जानवी अपना काम करने लगती है। तभी राधा जानवी से, जानवी, तुम्हें ये गणित आता है क्या? मुझे ये आ ही नहीं रहा है। जानवी वो गणित देखती है और राधा से, नहीं राधा, मुझे भी ये गणित नहीं आता। अब ये मेरा होमवर्क कैसे पूरा होगा? मुझे तो घर के सारे काम भी करने हैं। कैसे होगा इतना सब? राधा, तुम होमवर्क करो, मैं तुम्हारे काम कर देती हूँ। अगर तुम मेरा काम करोगी तो मेरा होमवर्क भी पूरा हो जाएगा। जानवी राधा के हिस्से के सारे काम कर लेती है और खुद भी पढ़ाई करने बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद सुमति जानवी को आवाज़ देती है। जानवी अपनी माँ से, माँ, तुमने मुझे आवाज़ दी? हाँ बेटा जानवी, मैं कुछ काम के सिलसिले में गाँव जा रही हूँ। तुम राधा के साथ घर पर ही रहना, ठीक है? दोनों का खाना बना के रखा है, खाना खा लेना। हाँ माँ, लेकिन आप गांव से जल्दी आ जाना। हाँ बेटा, मैं गांव से जल्दी वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर सुमति अपने पति हरिया के साथ गांव चली जाती है। अब घर में राधा और जानवी दोनों ही थे। तभी राधा जानवी को बुलाती है। जानवी, तुम खाने में क्या बना रही हो? माँ ने खाना बना के रखा है राधा, वही हम दोनों को खाना है। अच्छा ठीक है, मुझे नहाना है, जरा पानी गर्म करके तो लाना। ठीक है राधा, मैं अभी गर्म पानी रख देती हूँ। जानवी किचन में जाकर गैस पर पानी रख देती है। तभी थोड़ी देर बाद राधा वहाँ आकर देखती है और जानवी से, ये पानी गर्म है जानवी? हाँ राधा, ये पानी तो कितना गर्म है, इसमें से तो भाप भी नहीं निकल रही है। नहीं राधा, सच में पानी बहुत गर्म है। खुद ही देख लो, आओ तो जरा। राधा जानवी का हाथ पकड़कर गर्म पानी में डालती है। जानवी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, फिर भी राधा उसका हाथ नहीं छोड़ती। राधा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पानी बहुत गर्म है। पानी तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है। चलो, अब ये पानी अच्छी तरह से गर्म करके लाना। ठीक है राधा। जानवी बहुत रो रही थी। उसका हाथ गर्म पानी की वजह से पूरा लाल हो गया था। उसके हाथ में जलन हो रही थी, फिर भी वह काम कर रही थी। राधा उसे इतनी तकलीफ दे रही थी, फिर भी सुमति को उसने कुछ भी नहीं बताया था। अगले दिन सुमति घर आ जाती है। जानवी का हाथ लाल हुआ देख सुमति जानवी से, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ बेटा? इतना लाल क्यों दिखाई दे रहा है? माँ, वो सच सच बताओ जानवी, क्या हुआ है? ये सुन जानवी की आंखें भर आई। माँ, मैं राधा को पानी गर्म करके दे रही थी, तभी वो पानी गलती से मेरे हाथ पर गिर गया और मेरा हाथ जल गया। सुमति उसके हाथ को मलहम लगा देती है और सुमति जानवी से, जानवी खुद का थोड़ा ध्यान रखा करो बेटा, अब जाओ आराम करो। जानवी आराम कर रही थी तो आज सारे ही काम राधा को करने पड़े। काम करके वो स्कूल चली गई। राधा मन ही मन, अच्छा हुआ जानवी ने आज मेरा नाम नहीं बताया, नहीं तो माँ तो आज मुझसे बहुत गुस्सा हो जाती। सोचते हुए राधा स्कूल चली जाती है। उसका पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। अगले दिन राधा और जानवी स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। राधा आगे चल रही थी, उसके पीछे जानवी चल रही थी। राधा अपने ख्यालों में रास्ते पर चल रही थी। उसके सामने बड़ा ट्रक आ रहा है, ये भी राधा को दिखाई नहीं दिया। जानवी बहुत जोर से राधा को आवाज़ लगाती है, राधा, राधा। जानवी जोर से चिल्लाती है। राधा को जानवी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। राधा बहुत डरी हुई दिखाई देती है। तभी जानवी राधा से, राधा, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही थी, तुम्हें ज्यादा लगा तो नहीं ना? जानवी। ऐसा कहकर राधा जोर जोर से रोने लगती है। उसे ऐसे रोते देख जानवी बहुत डर जाती है। तुम्हें और कहीं लगा है क्या? बोलो ना राधा। मुझे कहीं नहीं लगा जानवी, तुमने मुझे बचाया। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत बर्ताव किया, फिर भी तुम हमेशा मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया करती थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया राधा। अब चलो घर चलते हैं, तुम थोड़ा आराम करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मगर हमें तो स्कूल में भी जाना है ना? मैं स्कूल में जाकर टीचर को सारी बात बता दूंगी। तुम चलो घर और आराम करो। जानवी राधा को घर लेकर चली जाती है।
दोनों बहनें घर आती देख सुमति दोनों के पास चली जाती है और जानवी से पूछती है, क्या हुआ राधा, ऐसे क्यों रो रही हो? माँ, आज राधा एक्सीडेंट होते होते बची है और वो ये सब देख के बहुत डर गई, इसीलिए मैं इसे घर लेकर आई। हे भगवान, राधा तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है आजकल? आज जानवी ना होती तो तुम्हारा क्या होता? माँ, आज जानवी की वजह से मैं सुरक्षित हूँ, उसने मेरी जान बचाई। मेरी दोनों भी बच्चियाँ बहुत समझदार है, मुझे और क्या चाहिए? माँ, मैं स्कूल जाती हूँ। आज स्कूल जाने में बहुत देर हो गई है, आज तुम भी घर पर रहकर ही आराम करो। ठीक है माँ। ऐसा कहकर सुमति बच्चों को लेकर घर चली जाती है। घर में जाते ही राधा फिर से जानवी से माफी मांगती है। जानवी, सच में मुझे माफ कर दो, आज से हम बहनें हैं। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं करूँगी। हाँ राधा। दोनों बहनें गले लग जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलना चाहिए और हमेशा अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। हर एक को उसके किए की सजा अवश्य मिलती है। सुंदरपुर नाम के गांव में आशा नाम की औरत अपने पति विश्वनाथ के साथ रहा करती थी। उसको 2 लड़के थे, एक का नाम था राजू और दूसरे का नाम था सुहास। राजू और सुहास दोनों भी पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उन्हें देख आशा हमेशा अपने पति विश्वनाथ से कहा करती थी, हमारे बच्चे कितने होशियार हैं, हम इन्हें बहुत पढ़ाएंगे और उनको उनके पैरों पर खड़ा करेंगे। हाँ आशा, मेरी भी यही इच्छा है। हम हमारे बच्चों के लिए बहुत मेहनत करेंगे। हाँ, अब हम थोड़ी ज्यादा मेहनत करेंगे तो आगे चलकर बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आशा और विश्वनाथ दोनों भी मजदूरी का काम किया करते थे। वो दिन भर कड़ी मेहनत करके रुपए कमाते थे। एक दिन सुहास, माँ, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? अरे काम करते समय मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई, इसीलिए थोड़ी सूजन है। आओ माँ, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे पैर की मालिश कर देता हूँ। अरे बेटे रहने दो, तुम तुम्हारा काम करो। लाओ माँ। ऐसा कहकर सुहास अपने माँ के पैर को तेल लगा देता है। अब दूसरे दिन हर रोज की तरह आशा और विश्वनाथ काम पर चले जाते हैं। तभी दोपहर का समय होता है। कड़ी धूप में विश्वनाथ सीमेंट की बोरी ऊपर लेकर जा रहा था। तभी उसे चक्कर आया। चक्कर आकर विश्वनाथ 5वीं मंजिल से नीचे गिर गया। उसके सर से खून निकलने लगा। ये देख सभी लोग दौड़कर उसके पास चले आए। इतनी भागा दौड़ी देख आशा भी देखने आई कि क्या हुआ है। सामने विश्वनाथ बेहोश पड़ा देख आशा जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी ही देर में विश्वनाथ को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने विश्वनाथ को देख मरा हुआ बताया। ये सुन आशा वही चक्कर आकर गिर जाती है। आशा के साथ उसकी पड़ोसी सुषमा थी। उसने उसे सहारा देकर खड़ा किया और घर लेकर चली गई। ऐसे ही विश्वनाथ को जाने के बाद 10 दिन बीत जाते हैं। तभी आशा सुषमा से, अब मैं क्या करूं, बच्चों को कैसे संभालूं? आशा, तुम्हें खुद ही बच्चों का सहारा बनना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे बच्चों के लिए कमाना पड़ेगा। हाँ सुषमा, तुम सच कह रही हो, मुझे मेरे बच्चों के लिए खड़ा होना ही होगा। ऐसा कहकर आशा अपने आंसू पोंछ लेती है और अपने बच्चों के लिए अगले दिन से काम पर चली जाती है। आशा अब दिन रात मेहनत किया करती थी। वो दिन में मजदूरी का काम करती थी और रात के समय घर के सारे काम करके कुछ सिलाई कढ़ाई का काम भी किया करती थी। उससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे। एक दिन राजू अपनी माँ से, माँ, तुम इतना काम क्यों करती हो? तुम ये काम करके कितना थक जाती हो? राजू बेटे, तुम दोनों जब बड़े हो जाओगे ना, तब मैं ये सारा काम छोड़ दूंगी और आराम से बैठकर खाऊंगी। हाँ माँ, हम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। तुम्हें तुम्हारे पिताजी का सपना पूरा करना है। हाँ माँ, मैं इंजीनियर बनूंगा, उसके लिए कड़ी मेहनत करूंगा। शाबाश बेटे। ऐसा कहकर आशा राजू को गले लगा लेती है और अपना काम पूरा करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आशा की मेहनत रंग ला रही थी। उसके दोनों बेटे स्कूल में अव्वल नंबर से पास हो रहे थे। अगले साल राजू 12वीं कक्षा में पूरे जिले में नंबर 1 से पास हुआ था और दूसरी ओर सुहास भी 10वीं कक्षा में पहले नंबर से पास हुआ था। ये देख आशा की आंखें भर आई थी। मेरे बच्चों, तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है, उसी की वजह से तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले हैं। हाँ माँ, मैं आगे इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। बेटा, मगर उसे तो बहुत पैसे लगते हैं। इतने पैसे हमारे पास नहीं है। माँ,
सर बोल रहे थे कि मुझे मुफ्त में एडमिशन मिलेगा और ऊपर से स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम इंजीनियर बन सकते हो। ऐसा कहकर आशा बच्चों के साथ खाना खाकर सो जाती है। अब कुछ दिनों बाद राजू शहर में पढ़ाई करने चला जाता है। उसी गांव में विश्वनाथ का एक दोस्त शंकर रहा करता था। शंकर हर महीने राजू जिस शहर में पढ़ता था वहाँ अक्सर काम के सिलसिले में शंकर का आना जाना लगा रहता था। ये देख एक दिन आशा शंकर से, भाई साहब मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ बोलिए ना भाभी, क्या काम था? आप दूसरे गांव जा रहे हो तो मेरा एक काम था, राजू के ये 5,000 रुपये देने थे। अरे लाइए भाभी, मैं राजू को पैसे दे दूंगा। धन्यवाद भाई साहब। ऐसा कहकर आशा शंकर के पास 5,000 रुपये दे देती है। शंकर वो पैसे लेकर राजू को दे देता है। ऐसे ही कुछ महीने चलता रहा। आशा शंकर के पास पैसे देती रही और शंकर राजू को पैसे देता रहा। मगर कुछ दिनों बाद शंकर के मन में लालच आ गया। आशा ने दिए हुए पैसों में से कुछ पैसे निकालकर शंकर बाकी के पैसे राजू को दे देता था। ये देख राजू शंकर से, चाचा माँ ने इतने ही पैसे भिजवाए? अरे हाँ राजू, तुम्हारी माँ कुछ दिन काम पर नहीं गई थी, इसलिए इतने ही रुपए भेजे हैं। ठीक है चाचा। राजू जैसे तैसे उन पैसों में अपना गुजारा किया करता था। दिवाली की छुट्टियों में राजू घर पर आया तो उसे सारी सच्चाई मालूम पड़ गई। वो अपनी माँ से, माँ तुम मुझे हर महीने कितने पैसे भेजती थी? मैं तुम्हें हर महीने 5,000 रुपये भेजा करती थी बेटा, क्या हुआ? लेकिन माँ मुझे तो शंकर चाचा ने सिर्फ 2 महीने ही 5,000 रुपए दिए, बाद में तो उन्होंने सिर्फ 3,000 रुपए देना शुरू किया। मगर मैंने तो हर महीने तुम्हें 5,000 रुपये भेजे, इसका मतलब शंकर भाई साहब ने वो पैसे ले लिए? हाँ माँ, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं ये लोग। चलो अभी जाकर शंकर भाई साहब से पूछते हैं। ऐसा कहकर आशा और राजू शंकर के पास चले जाते हैं। उन्हें देख शंकर, अरे आइए ना भाभी, कैसे आना हुआ? भाई साहब मैंने आप पर कितना विश्वास रखकर पैसे दिए और आपने वही पैसे खुद इस्तेमाल कर लिए। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अरे भाभी जी, वो पैसे तो गए और आप जितना देती थी मैं उतना ही तो राजू को दिया करता था। उसकी बात सुन राजू को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी माँ से, माँ तुम इनके मुंह मत लगो, चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर राजू उसकी माँ को घर लेकर जाता है। कुछ दिनों बाद राजू बहुत मेहनत करके बड़ा इंजीनियर बन जाता है और सुहास एक पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। अब आशा सुहास और राजू से, तुम दोनों ने मेरा और तुम्हारे पिताजी का सपना पूरा किया। मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है बेटा। माँ ये सब तुम्हारे बिना नामुमकिन था। माँ ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। अब तुम दोनों अपनी नौकरी बहुत अच्छी तरह से करना और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करना। सुहास और राजू अपने माँ के गले लग जाते हैं। शंकर उस गांव में बहुत लोगों को ऐसे ही ठगा करता था। ये देख एक दिन सुहास उसे जेल में डाल देता है और कहता है, अरे ओ शंकर चाचा, अब ये लोगों को ठगना छोड़ दो, नहीं तो जेल में पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी तुम्हें। सुहास, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं सभी के पैसे लौटा दूंगा। हाँ यही तुम्हारे लिए सही होगा। ऐसा कहकर शंकर जेल से छूट के जिन लोगों से पैसे लिए थे उनको पैसे वापस कर देता है। अब आशा अपने बच्चों के साथ बहुत खुशी खुशी रहती है। एक गरीब मजदूर माँ भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तथा जीवन प्रदान कर सकती है। उसकी कड़ी मेहनत आज रंग लाई थी।